हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का पुनः एक बार दक्ष जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम सभी बायोलॉजी के मैराथन सीरीज में कोशिका के बाद उत्तक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने कोशिका चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे एक बार जरूर देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी बेहतरीन प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो बिना देरी की आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी पहली प्रश्न को। पहला प्रश्न है, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं की समूह को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, उत्तक का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है और बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो चारों फैक्ट याद रखने की जरूरत है। ये मिलान के तौर पे या डायरेक्ट फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले उत्तक का विकास किस जीव में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। सर्वप्रथम उत्तक का विकास हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। प्रश्न नंबर 4, शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक है और संयोजी उत्तक में अस्थि, रक्त और लसिका आदि आती है, जबकि पेशीय उत्तक में मांसपेशियां आती है। तंत्रिका उत्तक में मस्तिष्क प्लस मेरुदंड आदि आते हैं, जबकि एपिथेलियम उत्तक में यह उपकला उत्तक है और यह त्वचा, स्तन, लार, श्वेत ग्रंथि इत्यादि में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, उत्तक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। उत्तक विज्ञान का जनक मैरी फ्रांसुआ जेवियर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तक विज्ञान का जनक मैरी फ्रांसुआ जेवियर को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तंत्रिका उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक और चौथा है एपिथेलियम उत्तक। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा जंतु उत्तक नहीं है? तो मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में आप लोगों की व्याख्या सहित बताया था कि जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, जबकि जो विभाजीय उत्तक है वह पादप उत्तक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, विभाजीय उत्तक। प्रश्न नंबर 8, कौन सा जंतु उत्तक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। तंत्रिका तंत्र जो है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और ऐच्छिक तथा अनैच्छिक गतिविधियों पर नियंत्रण भी रखता है। तो प्रश्न नंबर 9, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, किस जंतु उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन वी है, तंत्रिका तंत्र। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो जब आप लोगों से कोशिका चैप्टर का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन कर रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे तेज जो कोशिका विभाजन है वह यकृत में होता है और सबसे धीमी गति से या न के बराबर जो कोशिका विभाजन होता है वह तंत्रिका तंत्र में होता है। इसलिए किसी व्यक्ति को जब सर पे चोट लगती है तो उसके घाव भरने में टाइम लगता है या उसके सर पर चोट लगने से उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है।
जबकि जो यकृत है उसमें सबसे तेज गति से कोशिका विभाजन होता है। इसलिए किसी व्यक्ति को मारना चाहिए तो पेट पे मारना चाहिए, ना कि सर पर। इसीलिए देखते हैं जब फिल्म में जब अधिकांश जो फाइट होता है वो पेट पे ही होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। मैं मार को प्रमोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो मार नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 11, शरीर में कौन सा अंग जंतु की तंत्रिका तंत्र का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। मैंने ऊपर आप लोगों को व्याख्या दिया था कि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों आते हैं, जबकि रक्त जो है यह संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है, क्योंकि रक्त, अस्थि और लसिका यह तीनों संयोजी ऊतक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 12, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। पेशीय ऊतक की जो उत्पत्ति है वह भ्रूणीय मेजोडर्म से होती है। प्रश्न नंबर 13, पेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो जो पेशीय ऊतक है इसके अंतर्गत मांसपेशियां आती है, और मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर को रक्षा करना होता है। तो इस प्रश्न का इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 14, संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि जो मांसपेशियां है वह पेशीय ऊतक का उदाहरण है, पेशीय ऊतक है, जबकि रक्त, अस्थि और लसिका जो है ये संयोजी ऊतक है। प्रश्न नंबर 15, कौन सा जंतु सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, कौन सा ऊतक जंतुओं की शरीर की आंतरिक और बाहरी परत का निर्माण करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, एपिथेलियम ऊतक। जो एपिथेलियम ऊतक है इसको उपकला ऊतक भी बोलते हैं, और उपकला ऊतक शरीर के आंतरिक और बाहरी परतों का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा पादप ऊतक पौधों की लंबाई तथा मोटाई बढ़ाने में सहायता करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, विभाज्योतक ऊतक, जो पौधों की लंबाई तथा मोटाई बढ़ाने में सहायता करता है। क्योंकि दोस्तों जो ऊतक है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है जंतु ऊतक और दूसरा होता है पादप ऊतक। तो जो जंतु ऊतक है वह 4 प्रकार का होता है, पेशीय ऊतक जिसके अंतर्गत मांसपेशियां आती है, तंत्रिका ऊतक जिसके अंतर्गत मस्तिष्क मेरुगुड़ा जाता है, संयोजी ऊतक जिसके अंतर्गत रक्त, अस्थि, लसिका आदि आता है, जब और एक है एपिथेलियम ऊतक जो शरीर के अंग मतलब बाहरी परत और आंतरिक परत का निर्माण करता है। इससे त्वचा, स्तन, लार, श्वेत ग्रंथि, मूत्राशय, पेट की परत इत्यादि सब में एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। दूसरा होता है पादप ऊतक। जो पादप ऊतक है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है विभाज्योतक ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। तो जो विभाज्योतक ऊतक होता है उसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, उसमें बार बार विभाजन होता है, उसमें जो सूत्री विभाजन होता है वह बार बार होता है, जिस कारण पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ती है। दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। जो पादप ऊतक का जो दूसरा ऊतक है वो है अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक से ही अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है, परंतु अस्थायी ऊतक जो है उसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। फिर जो अस्थायी ऊतक है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक है जटिल अस्थायी ऊतक और दूसरा है सरल अस्थायी ऊतक। तो जो जटिल अस्थायी ऊतक है उसके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जबकि जो सरल अस्थायी ऊतक है इसके अंतर्गत पेरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आता है। तो ये चूंकि दोस्तों ये थ्योरी का पार्ट है और यहाँ पे थ्योरी का उतना डिस्क्रिप्शन बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्लास है। तो इसलिए आप किसी भी मेरी या किसी भी चैनल पे जाइए या किसी भी टेस्ट सीरीज में जाइए तो आप पहले एक बार थ्योरी पढ़िए, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तब आप एमसीक्यू दीजिए, तब आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अपने आप का बेहतर आकलन कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए,
उत्तक के पौधे की लंबाई तथा मोटाई बढ़ाने में विभाजीय उत्तक उत्तक का आता है। प्रश्न नंबर 17, अस्थायी उत्तक का निर्माण कैसे होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अस्थायी उत्तक है इसका निर्माण विभाजीय उत्तक उत्तक से ही होता है, क्योंकि विभाजीय उत्तक उत्तक जब विभाजन करने की क्षमता खो देती है तो वो अस्थायी उत्तक के रूप में परिवर्तन हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए विभाजीय उत्तक उत्तक है। प्रश्न नंबर 18, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला संयोजक उत्तक को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। जो लिगामेंट है वह अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, जो टेंडन है वह अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ती है, और जो फेसिया है वह मांसपेशियों से जोड़ती है। तो तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडन अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है, लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, और जो फेसिया होता है वह मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 19, शरीर में होने वाली सभी प्रकार की अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर में होने वाली सभी प्रकार की अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र में होता है। किस उत्तक से नाखून, खुर आदि बनता है? तो जो नाखून खुर है वो क्रिएटिन से बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 21, किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, जो स्क्लेरन काइमा है यह मृत कोशिकाएं होती है, लंबी और पतली होती है। जैसे इसके अंतर्गत आता है नारियल की छाल, कितनी कठोर होती है। अखरोट कितना कठोर होता है। ये सारे स्क्लेरन काइमा हैं और इनकी जो ऊपर वाली परत है वो मृत होती है। कोलेन काइमा, जो कोलेन काइमा है यह जीवित, लंबी और नियमित होती है तथा कोनों पर मोटी होती है। ये कोलेन काइमा की एक पहचान है कि ये कोना पर मोटी होगी। और जो प्रेन काइमा है इसके द्वारा क्या होता है कि जो खाद्य निर्माण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मंड, प्रोटीन, खाद्य पदार्थ का जो निर्माण होता है उसका ये संचय करता है। जो प्रेन काइमा है एक खाद्य पदार्थ का संचय करता है, और जो कोलेन काइमा है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च का निर्माण करता है। जो कोलेन काइमा स्टार्च का निर्माण करता है, और जो प्रेन काइमा है इसके द्वारा निर्माण खाद्य को संचित करके रखता है। कोलेन काइमा की पहचान है कोना पर मोटी होती है, और स्क्लेरन काइमा जो है मृत कोशिका होती है, जैसे नारियल, अखरोट। प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा जटिल उत्तक के उदाहरण है? तो अभी मैंने आप लोगों से जब उत्तक की चर्चा किया था, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभाजित उत्तक, अस्थायी उत्तक। और अस्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी में ही जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। जाइलम का काम जल का परिवहन करना है पौधों में, और जो फ्लोएम है इसका मुख्य काम खाद्य का परिवहन करना है। प्रश्न नंबर 23, पौधे किस उत्तक की सहायता से पानी ऊपर की ओर गति करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पानी को पहुंचाया जाता है। प्रश्न नंबर 24, पौधों में जल के ऊपर की ओर गति जो होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, रसारोहण। जो जाइलम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पानी पहुंचाया जाता है, और पौधों में जल जब ऊपर की ओर गति करती है तो इसे रसारोहण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो पौधे की वृद्धि दर होता है उसे मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 26, उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, उत्तक संवर्धन की अवधारणा हाफ मिस्टर द्वारा दिया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 बोल रहा है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, जगदीश चंद्र बोस द्वारा जल में
पादप में जल की लंबी दूरी का विगमन का सिद्धांत दिया गया था। प्रश्न नंबर 28, किस पादप ऊतक द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण किया जाता है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ज से जाइलम और ज से जल। जो जाइलम है वो जल का परिवहन करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों को पहुंचाएगा। प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण का जो काम है वो तंत्रिका तंत्र करता है, और ऐच्छिक मांसपेशियां वो होती है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, और अनैच्छिक मांसपेशियां वो है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, हृदय, जिसको आप लोग प्यार की भाषा में दिल बोलते हैं। इसलिए दिल पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है और दिल कहीं भी फिसल जाता है। इसीलिए जो ऊतक चैप्टर पढ़ा था उसी ने बहुत अच्छा एक सॉन्ग लिखा, दिल है कि मानता नहीं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30, मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जहां ऊतकों का विभाजन अधिकतम होता है? तो ऊतकों का विभाजन जहां सबसे अधिकतम होता है वह अंग यकृत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, जबकि तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 31, ऊतक क्या है? तो सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो वह ऊतक वह होता है जो दिखने और कार्य करने में समान हो। ऐसा ना हो कि दिखने में अलग हो, कार्य करने में भिन्न हो, नहीं। जो ऊतक होता है वह मूल रूप से दिखने और कार्य करने में दोनों में समान होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 32, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, जिसका उदाहरण है नारियल की छाल, अखरोट की छाल कितनी मजबूत होती है। तो जो कठोर और मजबूत भाग निर्माण करता है वो स्क्लेरेनकाइमा होता है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का प्रकार नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, जो भ्रूणिया होता है यह ऊतक का प्रकार नहीं है, जबकि मांसपेशियां ये पेशी ऊतक का उदाहरण है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है, उपकला को ही एपिथेलियम बोला जाता है। प्रश्न नंबर 34, तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। जो पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है, जो पौधे में मोटाई में वृद्धि हो वो पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है। जो पौधे की लंबाई में वृद्धि हो वो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक का उदाहरण होता है। तो इसमें पूछ रहा है तने की परिधि, परिधि मतलब चारों तरफ। तो जो तने की मोटाई है उसमें वृद्धि पार्श्व विभाज्य ऊतक के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 35, जड़ों और तने की लंबाई में वृद्धि किस कारण होती है? तो जो जड़ और तने में लंबाई है वो शीर्षस्थ विभाजित ऊतक के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, शीर्षस्थ विभाजित ऊतक। प्रश्न नंबर 36, कौन सी संयोजी ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो जो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है वह संयोजी ऊतक होता है, और इसमें सबसे सटेबल है रक्त। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। संयोजी ऊतक के अंतर्गत रक्त, अस्थियां, लसिका तीनों आती है, परंतु शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है वह रक्त करता है। प्रश्न नंबर 37, अस्थियों यानी हड्डी की मजबूती किसके कारण होती है? तो जो हड्डी की मजबूती है वो कैल्शियम के कारण होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। यह हमारी लास्ट प्रश्न थी दोस्तों। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय वीडियो। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही मेरा साथ भी दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।